गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अनिश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 10 का कृतिका भाग 2 का साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर का दूसरा भाग व्याख्या लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में आप लोगों ने मधु कांकरिया जो इसकी लेखिका हैं का जीवन परिचय पढ़ा, देखा तथा कुछ व्याख्या हुआ था। आज मैं आगे की व्याख्या लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसे अभी आप देखिए। पहले भाग में आप लोगों ने देखा था कि लेखिका गैंगटॉक शहर के सुंदरता का वर्णन करते हुए, जो कि सिक्किम की राजधानी है, कहती है कि इसका सब कुछ सुंदर है। रात में जब अपने होटल के बाहर बैठी है तो ऐसा उसे प्रतीत हो रहा है मानो कि आसमान के जो सितारे हैं, जो तारे हैं, वो जमीन पर उतर आए हैं। कहती है कि यह मेहनत का बादशाहों द्वारा खड़ा किया सुंदर शहर का सब कुछ सुंदर है। जैसे बनारस का सुबह सुंदर होता है, लखनऊ का शाम सुंदर होता है, मुंबई का रात सुंदर होता है, लेकिन गैंगटॉक का सब कुछ सुंदर है। अगले दिन उसे वहाँ से 149 किलोमीटर दूर योमथांग पर में जाना था। सुबह उठी तो इसे बताया गया था कि अगर अब मौसम साफ रहा तो यहाँ से कंचनजंगा की चोटियाँ दिखाई देंगी। उस उत्सुकता बस सुबह उठ करके जल्दी भागी, लेकिन मौसम साफ न था। पिछले साल आई थी तब भी बादल घिरे हुए थे, इस बार भी बादलों के दरवाजे मानो कि केदारनाथ के दरवाज़ों की तरफ बंद थे। तो जो उनका, और फिर तब तक देखी कि उधर काफ़ी सुंदर फूल फूले हुए थे, उनको देखने में मंत्रमुग्ध हो गई। तब तक जो उनका ड्राइवर था, ड्राइवर कम गाइड भी था, क्योंकि लोकल ड्राइवर था तो वो गाइड भी कर रहा था। गाइड का मतलब कि उस स्थल के बारे में, उस जगह के बारे में बताना। तो वो कहा कि मैडम चलिए, यहाँ से युमथांग तक जाने में घाटियाँ और वादियाँ पड़ेगी, वहाँ पर आप और भी प्रकार के फूल पेड़ पौधे देखेंगे। चलने लगे तो ये चीड़ देवदार के पेड़ इनको रास्ता में मिलता गया। एक जगह कई कतार में लगी कई पताकाएँ, यानी बौद्ध पताकाएँ सफ़ेद रंग की दिखाई दिया। उसके बारे में जब इन्होंने जितेन नार्गे से पता किया तो उसने कहा कि मैम, यहाँ बौद्ध धर्म की मान्यता बहुत है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसके आत्मा की शांति के लिए किसी पवित्र स्थल पर 108 सफ़ेद पताकाएँ लगा दी जाती हैं। तो इन्होंने पूछा क्या ये पताकाएँ, झंडे उतारे नहीं जाते? कहा नहीं, ये अपने आप ही धीरे धीरे नष्ट होते हैं। कहा कि जब कोई नया काम या शुभ काम होता है उसमें भी झंडे लगाए जाते हैं, लेकिन वह झंडे रंगीन होते हैं। वह झंडे रंगीन होते हैं। वह बता रहा था, बोल रहा था, लेकिन इनकी निगाह उसकी जीप में लगा दलाई लामा का फोटो जो था उसी पे टिकी हुई थी, जिसका फोटो गैंगटॉक में कई दुकानों पर इन्होंने देखा। अर्थात दलाई लामा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा कहलाते हैं। यानी तिब्बती धर्मगुरु का भी वहाँ पे लोग बड़ा सम्मान करते हैं। वहाँ तिब्बत के लोग भी ज़्यादा रहने वाले हैं, नेपाल के लोग ज़्यादा रहने वाले हैं। सिक्किम में तिब्बत के लोग भी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। यहाँ तक हुआ था। अब आगे देखिए कि हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। जब जीप थोड़ी सी आगे बढ़ी, पहाड़ी रास्तों में हिचकोले इधर उधर गचकी में पड़ रही थी, तो एक जगह पढ़ा, कहा कि मैडम इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। देवानंद की फिल्म थी गाइड, काफ़ी सुपर डुपर हिट हुई थी। तिब्बत से चीज
खे-बम्सन ने लेप्चाओं के सोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। वहां तिब्बत का युद्ध हुआ था, तो चीस बे खमसन से चीस खे-बम्सन और लेप्चाओं के साथ वहां पर संधि हुआ था, यानी युद्ध का मिलन हुआ था कबिलोंग स्टॉक में। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआत स्थल। लेप्चा जाति और भूटिया भूटान के रहने वाले, म्यांमार बर्मा के रहने वाले, भूटान के रहने वाले लोग भूटिया कहते हैं, तो वहाँ भूटान के लोग भी रहते हैं, एकदम पड़ोसी है। तो उन लोगों के बीच झगड़ा हुआ, तो उसका भी जब संधि हुआ तो उसके संधि स्थल के रूप में एक पत्थर वहाँ गड़ा गया। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता एक चक्र था। देखिए कि एक कुटी था, मंदिर था, जिसमें एक चक्र घूम रहा था। जैसे पंचक्की नहीं होता है, वैसे चक्र घूम रहा था। यह क्या है? उन्होंने नार्गे से पूछा, जितेंद्र नार्गे जो ड्राइवर था उससे पूछा कि यह क्या है। नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील जिसको कहते हैं। ऐसा मान्यता है कि इसको घुमाने से पाप धुल जाते हैं, इसको घुमाने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा मान्यता है। क्या? लेखिका आश्चर्य से कहते क्या? फिर सोचने लगी है कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्माएं एक जैसी है। चाहे पहाड़ी इलाका हो, चाहे मैदानी इलाका हो, शहरी इलाका हो, चाहे ग्रामीण इलाका हो, चाहे हम कितने भी शिक्षित हो जाए, कितने भी वैज्ञानिक प्रगति जान लें, लेकिन फिर भी हर जगह की आत्मा एक जैसी है। यानी कि धर्म को नहीं छोड़ते हैं, कितनी भी विज्ञान प्रगति कर ले, फिर भी हम धर्म के साथ ही उसको देखते हैं। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। शहर, गांव, पहाड़, मैदान, सब जगह लोगों का अपने धर्म के प्रति आस्था, अपने भगवान के प्रति आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणा है। एक विश्वास होता है, एक अंधविश्वास होता है। एक तो विश्वास होता है कि हमने उसको देखा है, एक अंधविश्वास हमने देखा नहीं है, दूसरों से बस सुना है, लेकिन उसको हम एकदम गारंटेड मानते हैं, उसको हम एकदम गारंटेड मानते हैं, वह कहलाता है अंधविश्वास। चाहे वो अच्छा है या बुरा, ये हम नहीं मानते, बस उसको हम मानते हैं कि हमारे लिए अच्छा होगा। राफ्ता राफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। राफ्ता राफ्ता यानी धीरे धीरे, राफ्ता राफ्ता मीन्स धीरे धीरे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब हम पहाड़ में चलने लगे। अब नीचे से बाजार वगैरह जो इंसान वगैरह थे सब अब नहीं दिखाई दे रहे थे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। जो अभी नीचे देख रही थी कि नेपाली औरतें जो स्वेटर बुन रही थी और जो नेपाली युवक थे अपने पीठ पर भारी भरकम गट्ठर, चाय पत्ती का या जो भी सामान होता है ढोने का, वो लेके अब ओझल हो रहे थे, यानी कि अदृश्य हो रहे थे। ओझल अर्थात अदृश्य हो रहे थे। पर अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरफ पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। जब ऊपर अब जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ाई तो ये नीचे का दृश्य छोटा होता जा रहा था, एकदम छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। अब मानो कि ताश के पत्तों का घर बनाया गया हो। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थयात्रियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय।
कह रहे हैं कि जो अभी नीचे से हिमालय छोटा सा पहाड़ी लग रहा था, अब ऊपर आने पर वह बड़ा नजर आने लगा, विशाल नजर आने लगा, जो कि न जाने कितने तीर्थयात्रियों की कामें, यानी जिसकी कामना की जाए, इच्छा की जाए, चाह, लोग देखने के लिए हिमालय की चोटियों को देखने की इच्छा लिए हुए यहाँ आते हैं, उनकी काम्य को पूरा करने वाला पल पल परिवर्तित होता हिमालय, यानी पल पल में बदलता हिमालय। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो विशाल रूप धारण करता चला जा रहा है। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। और जब इन्होंने देखा, देखते देखते अब रास्ते उतने चौड़े नहीं रह गए जितने कि नीचे थे। रास्ते अब वीरान हो गए, एकदम सुनसान। वीरान मतलब सुनसान। सकरे यानी कि पतले, और जलेबी की तरह घुमावदार, टेढ़े मेढ़े रास्ते, एकदम बिल्कुल सामने आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। यहाँ की तरह कि आप खड़े हैं तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर तक रास्ता एकदम दिखाई देगा कि आगे कौन आ रहा है। वहाँ 100-200 मीटर भी आपको आगे दिखाई नहीं देगा, घूम जाएगा रोड वहीं से तुरंत। पहाड़ों में घटाएं गहराती गहराती पताल नापने लगी। जो घाटियां थे अब इतनी गहराती यानी गहरी हो गई कि मानो पाताल को छू जाएंगी। वादियां चौड़ी होने लगी। जो फूलों की वादियां थी, बगीचे थे, अब वो चौड़े होने लगे, बड़े बड़े दिखाई देने लगे। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो पेड़ पौधे अब ज़्यादा दिखाई देने लगे। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। बीच बीच में जो फूल खिले हुए थे वो बड़े ही शिद्दत से, यानी प्रबलता से, तीव्रता से, अधिकता मात्रा में खिले हुए दिखाई देने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। ऐसा लग रहा था मानो कि हम किसी ऐसे हरियाली गुफा से निकल रहे हैं जो हरियाली भरा है। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। इतना मनोहर दृश्य कि जितने भी उस जीप में लोग बैठे थे सभी झूम करके गाने लगे। जैसे हम आप जाते हैं टूर मना करने, तो जब दृश्य आता तो सभी लोग आपस में गाना गाने लगते हैं, तो वहाँ भी सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। पर मैं मौन थी, लेकिन सभी बातें करें, वाह कितना सुंदर, ये देखो वो देखो, खूब गाना गा रहे हैं, लेकिन ये एकदम मौन थी। क्यों मौन थी? किसी ऋषि की तरह शांत थे। जिस तरह ऋषि ध्यान लगाता है, शांत चित्त रहता है, उस तरह ये शांत थे। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लो, यानी कि जितने भी दृश्य हैं मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती थी। एकाग्रचित्त होकर के अगर हम उछलने कूदने लगे, गाना गाने लगे, तो पता चलता कुछ दृश्य छूट जाएगा, दूसरा देखा वो देखो, तब तक वो पीछे चला गया। ये वैसा नहीं चाहती थी, ये चाहती थी कि मैं सब कुछ देखूं और उसे अपने भीतर भर लूं। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। तब इन्हें लगा कुछ चीहरन सी हो रही है, कुछ बूंद टपक रहा है। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल मैं कभी आसपास को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को। मुंडकी यानी सिर निकाल करके खिड़की से बाहर कभी पहाड़ों को देखती, तो कभी झरनों को, जल प्रपात जो झरने होते हैं, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला कर बहती चांदी की तरह कौद मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। तीस्ता नदी पहाड़ों की नदियों का पानी स्वच्छ निर्मल एकदम साफ चांदी की तरह होता है। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तीस्ता नदी। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल,
दार्जिलिंग सिलीगुड़ी, वहीं से तीस्ता नदी का किनारा पकड़ कर हम आ रहे हैं। जैसे गंगा नदी आप हरिद्वार चले जाएंगे, वहाँ से ही आती है, तो उधर उसका पानी काफ़ी साफ होता है, निर्मल होता है, लेकिन इधर आते थे गंदा हो जाता है। परंतु जो तीस्ता नदी को हम सिलीगुड़ी में देखे थे, यहाँ उसकी सुंदरता की पराकाष्ठा पर थे, चरम पर थे। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़ियों के पंखों की तरह हल्की थी, एकदम मन एकदम साफ था, मन में कोई अब किसी भी प्रकार का सोच नहीं था। कहती मेरे नगपति मेरे विशाल, नगपति अर्थात हिमालय, विशाल हिमालय। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। एक जगह जीप रुकी जहाँ की झरना गिर रहा था, काफी ऊपर से पानी गिर रहा था, और जब पानी ऊपर से गिरता है ना तो गंदा भी रहेगा तो वो साफ है, एकदम बर्फ के टुकड़े की तरह दिखाई देगा। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। जहां रुकी वह था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। लोग तुरंत वहां पर फ्लैश चमकने लगे, कैमरे स्टार्ट, फोटो खींचने लगे, फोटोग्राफी होने लगा। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों को की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे यानी बिजी थे, व्यस्त थे। सभी लोग अब फोटो खिंचाने में व्यस्त थे। और आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगे। परंतु ये मानो कि आदिम युग, प्राचीन समय की किसी युवती को, राजकुमारी को अभिशप्त कर दिया, शाप दे दिया गया कि आप पत्थर बन जाओ। उस पत्थर की तरह यह भी वहां बैठ गई और उस झरने का जो कलकल कलकल छलछल छलछल गिर रहा था, उस संगीत को अपने आत्मा के संगीत, धड़कन के संगीत के साथ सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबाया तो भीतर तक भीग गई। वहां जहां बैठी थी नीचे, पांव के नीचे पानी था, पानी रहा तो बहुत ठंडा। अरे पांव डुबाया, एकदम मानो कि भीतर तक भीग गई हो। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जो सत्य था कि प्रकृति ही सुंदर है, सत्य ही शिव है। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। जीवन की अनंतता का यानी इसका अंत नहीं है, प्रतीक वह झरना। अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति को एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगे। मानो कि यह जात, धर्म और सीमा सरहद से अलग, जिस प्रकार से पानी, पक्षी, हवा का कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, उसी तरह यह भी प्रकृति के साथ बहने लगे। भीतर की सारी तामसिकताएं, तामसिक, तमोगुण, कुविचार, दुर्बुद्धि और दुष्ट वासनाएं, बुरी इच्छाएं, दुष्ट वासनाएं, बुरी इच्छाएं इस निर्मल धारा में बह गई हों। जितने भी बुरे विचार थे, बुरी इच्छाएं थी, सब यहां बह गए। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसी ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को, पर जितेन मुझे ठेलने लगा। हुआ कि यहीं बैठ करके मैं इस झरने के संगीत को सुनती रहूं, इस स्वच्छ निर्मल जल को देखती रहूं, पर जितेन ठेलने लगा। आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे मैडम, चलिए। अनमनी सी उठी मैं। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। उठना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उठी। जब जीप चल दी तो फिर वही नजारे, वही दृश्य फिर शुरू हो गए। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से कब सब छू मंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। ये पहाड़ों में जाएंगे तो जहाँ घास है
तो ऐसे लगेगा जैसे कि वहाँ काई जमा हुआ हो, हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़ा हो। तो कहीं हल्का पीलापन, जहाँ पेड़ पौधे नहीं है तो वहाँ पत्थर से पीला है। तो कहीं ऐसा लगेगा कि दीवार प्लास्टर हुआ है और उखड़ा हुआ है, हरा है, काला है, पीला है, सफेद है। देखते देखते सब प्रदृश्य जैसे कभी छू मंतर हो जाता, गायब हो जाता, मानो किसी ने छड़ी घुमा दी, सब गायब, एकदम सामने वीरान घाटी की तरफ आ गए। सब बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में है। देखते हैं आगे, तब तक बादल आ जाता है और सब गायब। चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगला भाग अगले वीडियो में आप लोगों को भेजूंगा। इस वीडियो में अगर कोई आपको परेशानी हो तो आप मुझे फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।